हेलो नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं हम लोग बिहार स्पेशल में उपस्थित हुए हैं। तो मगध साम्राज्य हम लोग पढ़ रहे हैं। मगध साम्राज्य से बहुत सर्वाधिक प्रश्न पूछे जाते हैं आपके बीपीएससी में, और बीपीएससी टीचर और बीपीएससी सिविल सर्विसेज के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट ये टॉपिक होता है ना। यहाँ से बहुत तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं, बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए, हम लोग 1 से लेकर के 50 तक किए थे, अभी 50 से लेकर के 100 प्रश्न करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे 50 नंबर देखेंगे, शिशुनाग के बाद कौन मगध का शासक बना था, है ना। 50 नंबर क्या हो जाएगा, तो ये कालाशोक है, जो शिशुनाग के बाद कालाशोक ही मगध साम्राज्य का शासक बने। कालाशोक का उपनाम क्या है जो पूछा जाता है आपसे, है ना। 51 नंबर सवाल क्या हो जाएगा, कालाशोक का उपनाम क्या हो जाएगा, काकवर्ण हो जाता है। उपनाम जो है काकवर्ण हो जाएगा, याद रखिएगा, काकवर्ण, है ना। और कालाशोक ने मगध की राजधानी कहाँ बनाई थी। 52 नंबर सवाल क्या हो जाएगा, कालाशोक ने मगध की राजधानी कहाँ बनाई थी। तो ये देखिए, पाटलिपुत्रा में इन्होंने बनाई थी अपनी राजधानी, 52 का, है ना। और देखा जाए तो शिशुनाग ने अपनी राजधानी वैशाली बनाई थी। फिर इनके मतलब मृत्यु के बाद कालाशोक जब गद्दी पे बैठा, जिसको हम लोग काकवर्ण भी बोलते हैं, तब उन्होंने अपनी राजधानी को फिर से ट्रांसफ़र करके पाटलिपुत्र लेकर के आए। चलिए आगे हम लोग देखेंगे 53 नंबर सवाल, 53, है ना। कहता है कि शिशुनाग वंश का सर्वश्रेष्ठ शासक कौन था। 53 नंबर सवाल क्या हो जाएगा, 53। शिशुनाग वंश का सर्वश्रेष्ठ शासक कालाशोक हो जाता है ना। कौन हो जाएगा, कालाशोक हो जाएगा, और जिसने अपनी राजधानी पाटलिपुत्रा बसाई थी। और निम्न में से कौन शिशुनाग वंश का अंतिम शासक था, है ना। अंतिम शासक और पहला शासक जो है ना पूछा जाता है 54 नंबर का। तो शिशुनाग वंश का अंतिम शासक कौन हो जाएगा, नंदीवर्धन हो जाएगा, है ना। 54 का क्या है, सी आंसर हो जाएगा। निम्न में से किसने शिशुनाग वंश का अंत किया, है ना। 55 नंबर सवाल क्या हो जाएगा, तो देखिए इसका जो विनाश किया उसका नाम है महापद्म नंद, है ना। शिशुनाग वंश का अंत करने वाला महापद्म नंद हो जाता है। आंसर क्या है, डी हो जाता है ना। 56 नंबर सवाल हम लोग देखेंगे। 56 कहता है कि निम्न में से किसने नंद वंश की स्थापना किया, है ना। नंद वंश की स्थापना किसने किया, 56 नंबर, और ये हो जाता है महापद्म नंद के द्वारा नंद वंश की स्थापना होती है। और किस वंश के शासन काल में मगध की शक्ति अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंची। 57 नंबर सवाल क्या हो जाएगा, नंद वंश के समय ही मगध की शक्ति बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई थी, अपनी चरम सीमा पर थी। नंद वंश का सर्वश्रेष्ठ शासक कौन था, है ना। 58 नंबर सवाल क्या हो जाता है, कहता है बताइए नंद वंश का सर्वश्रेष्ठ शासक कौन हो जाएगा, ठीक है। तो ये देखिए, ये हमारा महापद्म नंद और घनानंद दोनों हो जाता है, बी और सी आंसर हो जाएगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। 59 नंबर सवाल है। 59 नंबर कहता है कि निम्न में से किसे कली का अंश कहा जाता है। 59 नंबर क्या हो जाएगा, 59 नंबर कली का अंश कहा जाता है। किसे कहा जाता है, कली का अंश। तो कली का अंश जो है महापद्म नंद को कहा जाता है ना। 59 का बी हो जाता है। बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं, अगर इसको हम लोग कंप्लीट कर लें, लगभग 7500 जो प्रश्न का एक संग्रह है यहाँ पर, 7500। आप देखिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्ज़ाम के लिए, बीपीएससी टीचर के लिए। और आज से ही एक नया हम एपिसोड स्टार्ट करने वाले हैं, आधुनिक भारत का जो भंडारा है ना। आधुनिक भारत का जो भंडार है, जहाँ से सबसे ज़्यादा सवाल पूछा जाता है आपके बीपीएससी में। जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो है हम कोशिश करते हैं एक बार रिवाइज कराने का, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। अगला सवाल कहता है कि निम्न में से किसे परशुराम का अवतार, भार्गव और एकराट आदि भी कहा जाता है। इसे याद रखिए, बहुत इम्पॉर्टेंट है ना, बहुत इम्पॉर्टेंट है। सवाल पूछता है कि किसे परशुराम का अवतार, भार्गव और एकराट आदि कहा जाता है। 60 नंबर क्या हो जाता है, तो यहाँ पे देखिए 60 हो जाएगा आपका महापद्म नंद। महापद्म नंद को ही ये सब चीज़ कहा जाता है ना, एकराट भी कहा जाता है।
देखिए, विंध्य पर्वत को दक्षिण में विजय पताका फहराने वाला मगध का प्रथम शासक कौन था? यह सवाल जो है आपसे पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। विंध्य पर्वत के दक्षिण में विजय पताका फहराने वाला, है ना, अपने झंडा को फहराने वाला मगध का प्रथम शासक आपका महापद्म नंद हो जाता है ना। अगला सवाल, कौन शासक उड़ीसा से जैन मूर्ति को उठाकर मगध लाया था? बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला, 62 नंबर सवाल है, 62 बहुत इंपॉर्टेंट है। कहता है कौन शासक उड़ीसा से जैन मूर्ति को उठा करके मगध लाया? तो ये लाने वाला महापद्म नंद था, है ना। महापद्म नंद ने इस मूर्ति को उठा करके कहाँ लाया? मगध में लाया, है ना। आगे हम लोग देखेंगे, 63 नंबर सवाल है। 63 कहता है कि नंद वंश का अंतिम शासक कौन था, है ना। और ये भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। 63 नंबर सवाल क्या हो जाएगा? कहता है कि नंद वंश का अंतिम शासक कौन हो जाएगा? यही घनानंद हो जाता है ना, घनानंद हो जाता है। अगर किसके शासनकाल में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था? ये प्रश्न पूछा गया है बीपीएससी में। जितना भी हम अभी बता रहे हैं, जो VVI लिख रहे हैं, सारा का सारा प्रश्न पूछा गया है। किसके शासनकाल में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया? या पूछा जा सकता है कि उस समय समकालीन शासक कौन था? तो घनानंद हो जाता है ना। सिकंदर किस देश का शासक था? 65 नंबर सवाल क्या हो जाएगा? 65। सिकंदर किस देश का शासक था? तो यूनान का शासक हो जाएगा। सिकंदर ने कब भारत पर आक्रमण किया? तो यहाँ पे देखिए 66 नंबर। आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे बढ़िए। 66 नंबर सवाल है। तो यहाँ पे देखिए 326 ईसा पूर्व में यह भारत पर आक्रमण करता है। 326 में और 323 ईसा पूर्व में इसकी मृत्यु हो जाती है ना। तो 326 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण किया सिकंदर, है ना। और उस समय इसके समकालीन जो शासक थे उनका नाम था घनानंद। घनानंद को किसने पराजित किया था? ये भी सवाल पूछा गया है। 67 नंबर सवाल। तो चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा घनानंद को पराजित किया गया। और चंद्रगुप्त मौर्य ने कब घनानंद को पराजित किया? यह भी सवाल हो जाता है। तो 68 क्या हो जाएगा? तो 322 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद को पराजित किया, है ना, 322 ईसा पूर्व में। चलिए आगे हम लोग देखेंगे। 69 नंबर सवाल है। कहता है कि नंद वंश के शासक किस धर्म के अनुयायी थे, है ना। 69 का इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, 69, है ना, बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो नंद वंश के जो शासक है किस धर्म के अनुयायी थे? तो ये शैव धर्म हो जाता है, शैव धर्म। और नंद वंश के शासक किस जाति से संबंधित थे, है ना। 70 नंबर क्या हो जाएगा? तो ये देखिए शूद्र। मगध की गद्दी पे जो भी लोग बैठा शासक वो शूद्र ही था, है ना, वर्णों के हिसाब से, यानी कि भारत के लोग वहाँ पे शासन कर रहे थे। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। 71 नंबर सवाल हम लोग देखेंगे। 71 नंबर देखिए। 71 नंद वंश के बाद, है ना, कहता है कि नंद वंश के बाद मगध पर किस राजवंश का शासन प्रारंभ हुआ? जो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, मौर्य वंश हो जाता है। मौर्य वंश से बहुत ही ज़्यादा सवाल पूछे जाएंगे और यहाँ से बहुत सारे प्रश्न भी बनते हैं, इंपॉर्टेंट है। अगर इसको हम लोग एक बार रिवाइज कर लें तो बहुत बेहतर हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो नंद वंश के बाद मगध पर किस राजवंश का शासन प्रारंभ हुआ? वो आपका हो जाएगा मौर्य वंश, है ना। और मौर्य वंश का सबसे शक्तिशाली शासक कौन था? ये पूछ रहा है। 72 नंबर क्या हो जाएगा? 72 नंबर का। तो देखिए ये हो जाता है आपके अशोक हो जाएंगे और चंद्रगुप्त मौर्य हो जाता है। दोनों आंसर हो जाएगा इसका। सबसे शक्तिशाली शासक मौर्य वंश का चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक सम्राट। निम्न में से कौन मौर्य वंश का संस्थापक था? तो संस्थापक कौन हो जाएगा? चंद्रगुप्त मौर्य हो जाता है। आंसर क्या है? सी हो जाएगा। मौर्य वंश का जो संस्थापक है चंद्रगुप्त मौर्य हो जाएगा। अगला सवाल, किस शास्त्र के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य शूद्र था? 74 नंबर सवाल क्या हो जाएगा? तो ये देखिए ब्राह्मण ग्रंथ भी कहता है कि चंद्रगुप्त मौर्य क्या है? शूद्र है। विष्णु पुराण भी कहता है कि चंद्रगुप्त मौर्य क्या है? शूद्र है। मुद्रा राक्षस भी कहता है कि चंद्रगुप्त मौर्य क्या है? शूद्र हो जाता है। आंसर क्या है? डी हो जाएगा। 74 का आंसर क्या हो जाता है? डी हो जाएगा।
75 नंबर सवाल देखेंगे हम लोग। कहता है कि किसके अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य पारसिक था। और ये पारसिक जो पूछा जा सकता है, स्पूनर ने ही सिर्फ कहा है, स्पूनर ने ही कहा कि चंद्रगुप्त मौर्य जो है एक पारसिक है ना। अगला देखिए, कहता है चंद्रगुप्त मौर्य को किस नाम से जाना जाता था। 76 नंबर सवाल क्या हो जाएगा। आगे बढ़ाते हैं, जो इम्पोर्टेंट है आपके लिए, बहुत इम्पोर्टेंट है ना, बहुत इम्पोर्टेंट है और बहुत ही VVI है। आप चाहें तो मौर्य सम्राट को पढ़ना चाहें तो हमने बहुत बेहतर बनाया है, आप चाहें तो वहाँ से भी स्टडी कर सकते हैं। तो चंद्रगुप्त मौर्य को किस नाम से जाना जाता है, तो स्ट्रेटोकोटस भी कहा जाता है, सेंड्रोकोटस भी कहा जाता है और एंड्रोकोटस भी कहा जाता है। इस तरीके से क्या हो जाएगा, सॉरी ये वाला हो जाएगा आपका, है ना, स्ट्रेटोकोटस नहीं होगा, इसमें आपका ये हो जाता है सेंड्रोकोटस और एंड्रोकोटस हो जाएगा। आंसर B और C हो जाएगा, है ना। चलिए अगला देखते हैं, किसके सहयोग से चंद्रगुप्त मौर्य ने उत्तर पश्चिमी राज्यों को, है ना, उत्तर पश्चिमी राज्यों को क्या किया था, जीता था। 77 नंबर क्या हो जाएगा, तो कौटिल्य, कौटिल्य के सहयोग से ही उन्होंने ये जीता, कौटिल्य, ठीक है, जिसको चाणक्य भी बोलते हैं, विष्णुगुप्त भी कहा जाता है। चलिए अगला सवाल देखेंगे हम लोग। 78 नंबर सवाल जो है 78 कहता है, निम्न में से किस राज्य को चंद्रगुप्त मौर्य ने जीता, है ना, निम्न में से किस राज्य को चंद्रगुप्त मौर्य ने जीता। 78 नंबर सवाल क्या हो जाएगा, तो देखिए 78 का पंजाब हो जाता है और सिंध हो जाएगा। किसने, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने जीता, पंजाब और सिंध को जीता। अगला सवाल, जैन एवं बौद्ध ग्रंथों के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य किस वंश से संबंधित था, प्रश्न पूछा जाता है आपसे। 79 नंबर सवाल हो जाएगा। 79 क्या हो जाएगा, तो ये देखिए ये आपका मौर्य क्षत्रिय हो जाता है ना। जैन और बौद्ध ग्रंथों ने ये कहा कि चंद्रगुप्त मौर्य जो हैं ये मौर्य क्षत्रिय वंश से ताल्लुक़ रखते हैं। सिकंदर की मृत्यु के बाद बेबीलोन का शासक कौन बना, 80 नंबर, बेबीलोन का शासक कौन बनता है, यहाँ देखिए सल्लूकस हो जाएगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 80 हो जाता है, 81 नंबर से आते हैं, यहाँ देखते हैं हम लोग 81 नंबर। चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस के बीच कब संधि होती है ना, चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस के बीच कब संधि होती है। 81 नंबर क्या हो जाएगा, तो देखिए 303 ईसा पूर्व में होता है। देखिए चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस के बीच में जो संधि हुआ, यह प्राचीन भारत के इतिहास में पहला अंतर्राष्ट्रीय संधि होता है। सेल्यूकस की पुत्री का क्या नाम है ना, कहता है कि 82 नंबर सवाल, सेल्यूकस की पुत्री का नाम जो है हेलेना हो जाता है, हेलेना। और सेल्यूकस की पुत्री का विवाह किस शासक से हुआ, तो ये चंद्रगुप्त मौर्य के साथ होता है। आंसर क्या है, B हो जाएगा, है ना, चंद्रगुप्त मौर्य के साथ हो जाता है। आगे हम लोग देखते हैं 84 नंबर सवाल है। 84, चंद्रगुप्त मौर्य को दहेज स्वरूप कौन से स्थान मिले, चंद्रगुप्त मौर्य को दहेज स्वरूप कौन कौन से स्थान मिले हैं। 84 नंबर सवाल क्या हो जाता है, 84 नंबर, तो यहाँ पे देखिए काबुल भी मिला, है ना, और कंधार भी मिला और हेरात भी मिला, है ना। आंसर क्या है, D हो जाएगा। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को कितने हाथी उपहार स्वरूप क्या किया, प्रदान किया, तो 500 हाथी प्रदान किया, है ना। सेल्यूकस ने किसे चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था, ठीक है, तो ये भेजा था मेगास्थनीज को। आंसर क्या है, ये हो जाता है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 87 नंबर सवाल देखेंगे। 87 नंबर सवाल कहता है कि निम्न में से किस शासक को भारत का मुक्तिदाता कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है 87 नंबर सवाल। 87 नंबर सवाल क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चंद्रगुप्त मौर्य को कहा जाता है ना, चंद्रगुप्त मौर्य को भारत का मुक्तिदाता कहा जाता है। और चंद्रगुप्त मौर्य ने किस पर्वत पर तपस्या की थी, है ना। 88 नंबर सवाल जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। 88 कौन सा हो जाएगा, चंदनगिरी हो जाएगा। और चंद्रगुप्त मौर्य के बाद कौन मगध का शासक बना, है ना, तो ये बिंदुसार हो जाता है ना, बिंदुसार, बिंबिसार नहीं, बिंदुसार हो जाएगा, बिंदुसार, है ना। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। 90 हो जाएगा हमारा। कहता है कि बिंदुसार कब मगध का शासक बना, है ना, 90 हो जाएगा। और बोलता है कब बना,
तो क्या हो जाएगा, बिंदुसार जो है यह 298 ईसा पूर्व में मगध की गद्दी को प्राप्त किया। 91 निम्न में से किस शासक को अमित्रघात कहा गया है? अमित्रघात किसे कहा गया है? तो यहाँ पे देखिए बिंदुसार को अमित्रघात कहा गया है। 91 नंबर सवाल है ना। आगे देखते हैं हम लोग, अगला सवाल देखेंगे। 92 नंबर सवाल है। 92 यूनानियों ने किस शासक को अमित्रचेटस कहा था? है ना। 92 नंबर सवाल क्या हो जाएगा? तो देखिए यूनानियों ने किस शासक को अमित्रचेटस कहा? तो बिंदुसार को कहा गया। अगला सवाल है कि निम्न में कौन बिंदुसार का अन्य नाम था? है ना। 93 नंबर सवाल क्या हो जाएगा? ये देखिए सिंहसेन के नाम से भी बिंदुसार को जाना जाता है। तक्षशिला के विद्रोह को दबाने के लिए किसे भेजा गया था? यह सवाल पूछा जाता है आपसे। 94 नंबर जो सवाल है, 94, यह सवाल पूछा गया था। तक्षशिला के विद्रोह को दबाने के लिए अशोक सम्राट को भेजा गया था। आंसर क्या है? सी हो जाएगा, है ना। चलिए आगे देखते हैं। 95 नंबर, 95 कहता है अशोक कहाँ का प्रशासक था? है ना। 95 नंबर सवाल क्या हो जाएगा? अशोक कहाँ का प्रशासक था? यह सवाल आपसे पूछा गया है। उज्जैन का था, है ना। उज्जैन का प्रशासक था। कहाँ के शासक ने मौर्य दरबार में राजदूत भेजा था? यह इंपॉर्टेंट सवाल हो जाता है। 96 नंबर का, 96 क्या हो जाएगा? तो सीरिया का जो शासक था उसने मौर्य दरबार में राजदूत भेजा, है ना। 97 नंबर देखेंगे, किस सीरियन शासक ने भारत में अपना राजदूत भेजा था? 97 नंबर सवाल क्या हो जाएगा? 97 का देखिए, किस सीरियन शासक ने भारत में अपना राजदूत भेजा? तो एंटियोक हो जाएगा। आंसर बी है, 97 का बी, है ना। आगे देखते हैं, यहाँ से प्रश्न पूछता है एकदम निश्चित तौर पे। 98 निम्न में कौन सीरियन राजदूत था? कौन सीरियन राजदूत था? 98 नंबर सवाल क्या हो जाएगा? तो डायमेकस हो जाता है। डायमेकस पूछेगा, डायमेकस किसके समय में आया, है ना। तो ये डायमेकस जो है किसके समय में आता है? बिंदुसार, है ना। और फिलाडेल्फस जो है कहाँ का शासक था? पूछा जा सकता है। 99 नंबर सवाल जो है कहाँ का था? तो मिस्र का हो जाएगा, फिलाडेल्फस। और बिंदुसार ने कितने वर्षों तक शासन किया? है ना, कितने वर्षों तक शासन किया? क्या हो जाएगा? यह 25 वर्षों तक शासन करते हैं, है ना। बिंदुसार कितने वर्षों तक शासन किया? तो 25 वर्ष हो जाएगा। 100 का डी आंसर हो जाता है ना। चलिए हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं, 100 के बाद करते हैं ना। और अगर जैसे डिमांड अगर होता है कि थोड़ा लंबा चले, है ना, तब जा कर के ठीक रहेगा। नहीं तो हम इसको 4-5 एपिसोड हम डाल ही सकते हैं, है ना, ताकि आपको जल्दी से रिवीजन भी हो जाए। और छोटे छोटे 15, 20, 25, 30 मिनट में बोर नहीं हो पाता, आदमी जल्दी जल्दी कर लेता है ना। तो चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।